कमला देवी जो कि एक छोटे से गांव में रहा करती थी। कमला देवी के पास बहुत सारी जमीन थी। पूरे गांव में एक कमला देवी ही थी जो बहुत अमीर थी। कमला देवी के 3 बेटे थे, विनोद, अर्जुन और वरुण। तीनों शहर में पढ़ाई करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कमला देवी गांव में ही अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ता तलाशने लगती है, लेकिन कमला देवी के मन मुताबिक उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। कमला देवी के तीनों बेटे शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आ जाते हैं। कमला देवी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि तीनों बेटों के गले में वरमाला थी और वो तीनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ जोड़े में खड़े थे। ये देखकर कमला देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटों को गुस्से में कहती है, यहाँ कोई टीवी सीरियल का नौटंकी चल रहा है क्या, जो तुम तीनों गले में ये टुंटना बांधे हुए अपनी अपनी हीरोइन उठाकर यहाँ ले आए? ये कौन है? ओ मम्मी, ये तुम्हारी बहू है, इनसे ना तमीज से बात करो। और ये तीनों एक ही घर की हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों बहनें हैं। हम तीनों भाइयों से इन तीनों बहनों को प्यार हो गया। ये तीनों हम तीनों से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए हमने सोचा कि इन्हें भी अपने साथ गाँव ले चले। हाँ मम्मी, और आपकी तीनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई शिकायत नहीं होगी। इनसे शहर में रहने के बाद भी इनके अंदर संस्कार बहुत कूट कूट कर भरे हैं। वो तो वक्त बताएगा कि किसके अंदर कितने संस्कार हैं और कितने नहीं। तुम तीनों ने जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। विनोद अपनी पत्नी रिया और अर्जुन अपनी पत्नी कोयल और वरुण अपनी पत्नी अनिका के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह तीनों शहर के मॉडर्न कपड़े पहनकर अपनी सास के पास जाती हैं और उसका पैर छूती हैं। हे राम जी, ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर तुम तीनों मेरे सामने आशीर्वाद लेने के लिए आ गई हो। एक तो ना जाने मेरे बेटे के अकल पे कौन से काले काले पत्थर पड़े थे, जो वो शहर से तुम तीनों बेशरमों को यहाँ उठाकर ले आए। अरे गाँव में मेरा बहुत नाम है, तुम तीनों की वजह से ना मेरा नाम खराब हो जाएगा। माँ जी, छोटे कपड़े पहनने से कोई बेशरम नहीं होता और संस्कार इंसान के व्यवहार में होता है, कपड़ों में नहीं। अच्छा, जुबान तो बहुत अच्छे से चलती है तुम तीनों की। मैं तुम तीनों को कभी अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। अरे हमारे यहाँ शादी के बाद बहू साड़ी पहन के रसोई में खाना बनाती है और तुम तीनों ये क्या पहन के आ गई हो? ऐसे में तो तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी मैं। माँ जी, हम ना पूरी कोशिश करेंगे हम आपका दिल जीत पाए और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों के होते हुए आपके नाम को कोई बदनाम नहीं करेगा, भले ही हम शहर से हैं तो भी। फिलहाल के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। मैं तुम तीनों को इन कपड़ों में देख भी नहीं पा रही हूँ। तीनों बहनें अपने कमरे में जाती है और वो तीनों यूट्यूब से साड़ी पहनना सीखती है। साड़ी पहनकर गांव के कल्चर के हिसाब से वो रसोई में जाकर खाना बनाती है। वो तीनों खाने में मीठा बनाती है और अपनी सास को खिलाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये देखिए, ससुराल में पहले दिन बहू कुछ मीठा बनाती है, इसीलिए हम तीनों बहुएं ने आपके लिए गाजर का, सूजी का और मूंग दाल का हलवा बनाया है। इसे खाकर देखिए और बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह, हलवा तो बहुत टेस्टी बनाया है तुम तीनों ने। लग रहा है किसी रेस्टोरेंट से मंगाया है। तुम तीनों शहर की लड़कियां हो तो बहुत तेज और उससे ज्यादा बेशरम भी हो, लेकिन ये साड़ी पहनना कब सीख लिया तुम तीनों ने? अरे नहीं माँ जी, हम तीनों ने यूट्यूब से साड़ी पहनना सीखा है। हम भले ही शहर के, इसीलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कर पाना नामुमकिन है हमारे लिए। और हम आपको एक दिन प्रूफ करके ही रहेंगे। भले ही हम शहर से, लेकिन बेशरम नहीं है। और संस्कार शहर और गांव पर निर्भर नहीं करता माँ जी, बल्कि इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है। आसपास के बहुत से लोग आएंगे, तो मुझे शिकायत का बिल्कुल मौका मत देना। और हाँ, गांव के जो भी लोग आए उन सभी को दिखा देना कि मेरी बहू शहर की होने के बाद भी बहुत ज्यादा संस्कारी हैं। अपना ये बेशरम वाला पहनावा पहनकर बाहर बिल्कुल मत आना। ऐसे ही अगले दिन तीनों बहुएं मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की सारी अरेंजमेंट करती हैं। ये देखकर कमला देवी को बहुत अच्छा लगता है। देखते ही देखते वो तीनों मिलकर पूजा का सारा प्रसाद भी बना लेती हैं। सभी लोग पूजा में आते हैं। तीनों अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार होकर वहां आती हैं। तीनों की खूबसूरती और उनका पहनावा देखकर सभी लोग कमला देवी की खूब तारीफ करते हैं और पूजा में तीनों बहनें भक्ति गीत भी गाती हैं। ये देखकर कमला देवी बहुत हैरान हो जाती है। जाते जाते कुछ लोग कमला देवी से कहते हैं,
अरे वाह कमला देवी, इतनी खूबसूरत और इतनी संस्कारी बहू कहाँ से लेकर आ गई तुम? हमारे गांव में तो इतनी सुंदर लड़की कोई है नहीं, फिर तुम्हें कहाँ से मिल गई? मेरी बहुएं शहर की हैं। हाय दैया, शहर में तो बहुत बेशरम लड़कियां होती हैं, तुम्हारी बहू में तो बहुत ही ज्यादा संस्कार है। क्या बात है, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी निकली, तुम्हें तो बहू अच्छी मिल गई, वरना शहर में लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि अपनी सास को भी अपनी इशारों पर चलाती हैं। अरे नहीं नहीं बहन, पहले ना मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन मेरी तीनों बहुओं ने मेरी सोच को बदल डाला। मैं हमेशा से उनको बेशरम का ताना दिया करती थी, लेकिन आज वो तीनों अपने संस्कारों से मेरा दिल जीत लिए। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रसाद भी काफी स्वादिष्ट बना था। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी के जाने के बाद कमला अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है और उन तीनों को अपने पुश्तैनी सोने के हार देते हुए उनसे कहती है, ये ले बड़ी बहू, ये तेरे लिए सोने का हार। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों से, क्योंकि तुम तीनों ने मेरी सोच को बदला है। सच में मुझे यह एहसास हुआ है कि ऐसे कपड़े पहनने से इंसान के संस्कार नहीं दिखते, बल्कि संस्कार उसके व्यवहार से दिखते हैं। और तुम तीनों के व्यवहार से पता लगता है कि तुम तीनों के अंदर कितने संस्कार हैं, भले ही तुम तीनों शहर की हो। माँ जी, हमारा मकसद आपको गलत साबित करने का नहीं था, बल्कि आपको ये समझाने का था कि भले ही हम शहर में हैं, लेकिन हमें भी घर परिवार चलाना आता है। कुछ लोग गांव में रहकर भी अपनी फैमिली नहीं चला पाते, उनके अंदर ना ही संस्कार होते हैं। कुछ लोग शहर में होने के बाद भी सारी चीजें सीख जाते हैं और अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हाँ माँ जी, और ये सारी सीखना हमें अपनी माँ से मिली है, और आज वही चीजें हमें हमारे काम आ रही है। चलो, अब जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मेरी किस्मत में इतनी सुंदर सुंदर और संस्कारी बहू लिखी थी, जिन्हें मैं हमेशा बेशरम बहू कहती थी। इस तरह से वो तीनों अब से गिले शिकवे भूलकर अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट करती हैं। रीना के घर में रीना के अलावा उसका पति सुनील, सास पार्वती और ससुर रहा करते थे। रीना की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले उसे किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होने देते। रीना के घर में ज्यादा काम नहीं था, पर फिर भी जब भी खाना बनाने की बात आती थी तो रीना का मुंह बन जाया करता था। और मुंह बनता भी क्यों नहीं, आखिर रीना को खाने में दाल चावल और आलू की सब्जी के अलावा कुछ भी नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन, बहू आज खाने में क्या बना रही हो? पापा जी, दाल चावल। क्या बहू, तुम जब से शादी करके घर में आई हो तब से दाल चावल ही खिलाती हो। आज कुछ अलग बनाओ। बहुत दिन हो गए इस घर में मूली के पराठे नहीं बने। आज तुम मेरे लिए अपने हाथों से मूली के पराठे बना दो। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू के हाथों के मूली के पराठे कैसे बनते हैं। जी पापा जी। जी पापा जी करके तो रीना रसोई में मूली के पराठे बनाने के लिए चली जाती है, पर बेचारी रीना को मूली के पराठे तो बनाने ही नहीं आते थे। इसलिए रीना फोन में YouTube खोलती है। क्या हुआ अगर मुझे मूली के पराठे बनाने नहीं आते तो? ये फोन किस दिन काम आएगा? YouTube बताओ मुझे मूली के पराठे कैसे बनते हैं। रीना YouTube में मूली के पराठे बनाना तो देख लेती है, पर उसे फिर भी मूली के पराठे बनाने नहीं आते। अब बेचारी रीना पूरी तरह से फंस चुकी थी। रीना के मायके वाले अच्छी फैमिली से थे, पर रीना का ससुराल बहुत गरीब था। पर सुनील बहुत अच्छा था, इसलिए रीना के माँ बाप ने उसकी शादी सुनील से करवा दी और रीना के ससुराल वालों को झूठ बोला कि रीना को सारा काम आता है। ये सब कुछ माँ की वजह से हुआ है। माँ ने तो झूठ तक कह दिया था मेरे ससुराल वाले से कि मुझे सारा काम आता है, पर मुझे डर लग रहा है अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि मुझे खाने में सिर्फ आलू की सब्जी और दाल चावल के अलावा कुछ नहीं आता तो मेरा क्या होगा। अब क्या करूँ रीना, कुछ सोच। रीना ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में जोमेटो से खाना ऑर्डर करने का ख्याल आता है। आइडिया, आखिर ये जोमेटो कब काम आएगा? रीना तो शादी के पहले भी तो जोमेटो से खाना ऑर्डर करती थी, तो अब क्यों ना करूं? और वैसे भी मेरे ससुराल वाले थोड़ी गरीब है, तू थोड़ी ना गरीब है। अब क्या था, अब बिना कोई देरी करे रीना फटाफट जोमेटो से मूली के पराठे ऑर्डर कर लेती है और रात के खाने के टेबल पर मूली के पराठे सर्व करती है। अरे वाह रीना, क्या बात है, आज तुमने दाल चावल के बदले मूली के पराठे बनाए हैं। मजा ही आ गया। कैसे ना बनाते सुनील जी, आखिर जब से मैंने शादी करके इस घर में आई हूँ तब से पहली बार पापा जी ने मुझसे खाने के लिए कुछ मांगा था, बस इसीलिए मैंने आज मूली के पराठे बनाए।
अगर ऐसी बात है ना बहू, तो तू कल खाने में सांभर और डोसा बना लेना, क्योंकि बहुत समय हो गया है खाए हुए। क्यों जी? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। हे भगवान, अब क्या करूं? सांभर डोसा कैसे बनाऊं? आज तो जोमेटो की बदौलत घर वालों को खाना दे दिया, लगता है कल फिर से जोमेटो की ही मदद लेनी पड़ेगी। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन भी रीना खुद से सांभर डोसा ना बनाकर जोमेटो से सांभर डोसा ऑर्डर कर लेती है और सभी घर वालों को यही लगता है कि रीना ने सारा खाना खुद बनाया है। वे सभी लोग उंगलियां चाट कर खाना खाते हैं और रीना की खूब तारीफें भी करते हैं। सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सांभर डोसा खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है हमने। सही कहा था तेरे घर वालों ने कि तू सच में सर्वगुण संपन्न है। माँ, आपके तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर। क्यों? ये तो तूने बिल्कुल सही कहा सुनील बेटा। अच्छा बहू, तो कल क्या बना रही है खाने में? माँ जी अभी तक कुछ सोचा नहीं है, पहले कल हो जाने दीजिए, फिर आप जो कहेंगी वो बना दूंगी। ये भी ठीक है, फिर मैं तुझे कल बताऊंगी कि खाने में क्या बनाना है, ठीक है? इसी तरह से रोज पार्वती कोई न कोई खाने की फरमाइश रीना के आगे रखती और ना चाहते हुए भी रीना जोमेटो से खाना मंगवाकर अपने घर वालों को खाने को दिया करती। समय के साथ अब रीना को जोमेटो की आदत पड़ जाती है। अब जो खाना रीना को बनाना आता था, रीना वो खाना भी ना बनाकर जोमेटो से ही ऑर्डर कर लिया करती। ऐसे ही एक दिन आज पुदीना और धनिया की चटनी खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। तो क्या तू मेरे लिए पुदीने और धनिया की चटनी बना देगी? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप बस 10 मिनट रुको, मैं अभी आपकी चटनी बनाकर लाती हूँ। अब रीना किचन में जाती है और फोन निकाल कर जोमेटो से धनिया की चटनी ऑर्डर कर देती है। कुछ देर में धनिया की चटनी घर आ जाती है और उसे निकाल कर रीना अपने सास के कमरे में ले जाती है। और तभी पार्वती रीना से कहती है, बहू तू तो बड़ी ही फास्ट है, 5 मिनट में किचन में जाती है और तुरंत खाना बना कर ले आती है। वैसे घर में धनिया और पुदीना तो था नहीं, फिर तूने ये चटनी कैसे बनाई? माँ जी आप ठीक कह रही हैं, मैं जब किचन में अपनी चटनी बनाने गई तो भी मैंने देखा कि किचन में तो धनिया भी नहीं बचा और ना ही पुदीना। तभी मैंने देखा गली में सब्जी वाले अंकल आए थे, तो मैंने तुरंत जाकर उनसे धनिया पुदीना खरीद लिया और 10 मिनट के अंदर अंदर आपके लिए आपकी चटनी तैयार कर दी। पार्वती अपनी बहू की समझदारी से बहुत खुश होती है और वो हर जगह बस अपनी ही बहू की तारीफें करती है। अरे मानती हूँ कि तुम्हारी बहुएं होंगी काम करने में निपुण, पर मेरी बहू जैसी संस्कारी नहीं होंगी। मेरी बहू तो केवल 10 से 15 मिनट के अंदर घर वालों के लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। अगर ऐसा है तो अपनी बहू को बोल वो हमें भी जरा अपने हाथों की कचौड़ियाँ बनाकर खिला दे। बैठे हैं हम आधे घंटे के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बोलती हूँ। अरे रीना बहू, आंटी के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाकर ला दे, उनका बहुत मन कर रहा है खाने का। जी माँ जी, सिर्फ 10 मिनट दीजिए, अभी बना कर लाती हूँ। इस तरह से एक बार फिर रीना जोमेटो से कचौड़ी ऑर्डर कर लेती है और अपने पड़ोस की आंटी को खिलाती है, जिसके बाद सभी मोहल्ले वाले रीना की तारीफें करने लगते हैं। अब रीना जोमेटो की बदौलत घर वाले और पूरे मोहल्ले वालों को बेवकूफ बनाने लगती है। पर कहते हैं ना, बलि का बकरा कब तक खैर बनाएगा। अब रीना के सारे पैसे भी खत्म होने को आ गए थे, जिस वजह से वो जोमेटो से खाना ऑर्डर नहीं कर पाती। और एक दिन, हे भगवान, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, लगता है अब सुनील जी से मांगने पड़ेंगे। इतना सोचकर सुनील के पास रीना जाती है और सुनील से पैसे मांगने लगती है, जिस पर सुनील रीना से बोलता है, रीना तुम्हारा ऐसा भी क्या खर्चा है कि तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ गई? रीना तुम जानती हो ना हमारे घर की हालत, हम तुम्हारे घर की तरह नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस घर को और तुम्हें किसी भी चीज की कमी ना होने दूं, इसलिए मुझसे अभी पैसे मत मांगो। सुनील जी, मुसीबत कभी भी बताओगे थोड़ी आती है, और वैसे भी मेरे पास पैसे रहेंगे तो कल को आपके ही काम आएंगे। इस तरह से रीना सुनील से पैसे ले लेती है और रात का खाना जोमेटो से ऑर्डर करती है। पर इस बार जब रीना छुपकर जोमेटो वालों से खाना लेने जाती है तो उसकी सास उसे देख लेती है। बहू तू हमें इतने दिनों से जोमेटो का खाना खिला रही थी, इसका मतलब कि तेरे घर वालों ने हमसे झूठ कहा, तुझे खाना बनाना नहीं आता? हाँ माँ जी। इसका मतलब मैं जिसे फास्ट बहू समझ रही थी वो तो जोमेटो वाली बहू निकली। अरे भगवान, सत्यानाश हो इन जोमेटो वालों का। बहू तू तो जानती है ना कि हमारे घर की हालत कैसी है, और हम तेरे मायके वालों की तरह इतने अमीर नहीं हैं, फिर भी तू 1 महीने तक पैसों की बर्बादी करती रही। अरे बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता था तो मुझसे कह देती, मैं तुझे खुद खाना बनाना सिखा देती। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपको सच बताना चाहती थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि
मायके वालों की इंसल्ट हो, बस इसीलिए मैंने जोमेटो का सहारा लिया। मैं डरती थी कि आप लोग मुझे इस घर से ना निकाल दे। आखिर मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे। इस तरह से रीना अपनी गलती मान लेती है और रीना के ससुराल वाले उसे माफ भी कर देते हैं, जिसके बाद रीना जोमेटो में खाना ऑर्डर ना करके खुद जोमेटो में काम करने लगती है ताकि घर चलने में वो सुनील की मदद कर सके। एक बार की बात है, रामू नाम का एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है। आज तो बहुत रात हो गई है, भगवान बस जल्दी से तू मुझे घर पहुंचा दे। अगर मैं आधा घंटा और लेट हो गया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। इस तरह से रामू खुद से बात करते हुए घर जा रहा होता है कि तभी उसे जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर रामू वहीं रुक जाता है और उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं, जिसके बाद रामू खुद से बोलता है, अरे मौरी मैया, घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने ये जंगल का शॉर्टकट रास्ता चुना, पर यहाँ तो न जाने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। हे भगवान, घर पर मेरी बीवी भूतनी बनकर बैठी है और इस जंगल में पहले से ही कोई चुड़ैल है। अब रामू भगवान का नाम लेता हुआ आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो जंगल पार कर लेता है। रामू जैसे ही जंगल के बाहर निकलता है, उसे आगे एक अंडे बेचने वाली औरत नजर आती है। उससे रामू को याद आता है कि आज सुबह उसकी बीवी ने उसे कुछ कहा था, आज रात को चुपचाप से अंडे लेकर आ जाना, बहुत दिन हो गया है, मैंने अंडे की सब्जी नहीं खाई। अगर आज रात को तुम अंडे नहीं लेकर आए तो तुम्हारी चटनी बना दूंगी। अपनी बीवी की बातों को सोचकर रामू होश में आता है और खुद से बोलता है, हे भगवान, आज तो मैं इतना लेट हो गया था कि मैं अंडा लाना ही भूल गया। पर कोई बात नहीं, लगता है आज किस्मत और भगवान जी दोनों ही मेरे साथ हैं। तभी तो जंगल के बाहर इतनी रात को इस खाली रोड पर मुझे एक अंडा बेचने वाली मिल गई। आज इसी से अंडे ले लेता हूँ। इतना सोचकर रामू उस अंडे वाली के पास जाता है और उसे अंडे लेने लगता है। अंडे देने वाली स्त्री भी उसे अंडे देने लगती है और अंडे देते हुए उससे बोलती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे अंडे की एक खासियत है, जब तुम इन अंडों को खाओगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाएगी और तुम खुद ब खुद मेरे पास चल कर आओगे और फिर कुछ देर बाद खून की उल्टी करोगे आकर, वो भी मेरे सामने, और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दोगे। अंडे वाली की बात सुनकर रामू बहुत डर जाता है और उसके अंडों को उसी की रेडी पर रख कर उससे बोलता है, तुम ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे अब कोई अंडे नहीं चाहिए। इतना बोलकर रामू वहां से जाने लगता है। तभी वो औरत हंसते हुए रामू से बोलती है, अरे क्या साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस आपके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी ताकि आप मुझसे अंडे लेकर जब घर जाएं तो मुझे भूल ना पाएं। उस औरत की ये बात सुनकर रामू का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अंडों को लेकर घर आ जाता है। घर जाने के बाद वो अंडे अपनी बीवी को दे देता है। अंडों को देख उसकी बीवी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अंडे बनाती है। कुछ देर बाद वो सभी लोग अंडे खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, परंतु आधी रात रामू और उसकी बीवी की आंखें खुलती हैं। उन दोनों की आंख लाल होती है और दोनों नींद में चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों उसी अंडे बेचने वाली चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, मैं जितने इंसानों को मार कर खाऊंगी, अगली रात मैं उतने दुगने अंडे दूंगी और इस तरह से फिर बहुत जल्द मेरे पास बहुत सारे अंडे हो जाएंगे और फिर आने वाली पूर्णिमा की रात को उन सभी अंडों से मैं मेरी तरह न जाने कितनी चुड़ैलें निकाल सकूंगी और फिर हम सारी चुड़ैल मिलकर इसी तरह अंडे बेचेंगी और बहुत जल्द इस दुनिया पर राज करेंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपना भयंकर रूप ले लेती है और हवा में उड़ने लगती है और कुछ देर बाद रामू और उसकी पत्नी को एक भयंकर मौत दे देती है और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने लगती है। परंतु ये सब कुछ एक चपरासी देख लेता है जो उस गांव की पहरेदारी कर रहा होता है और ये देखकर चपरासी सुबह होते ही सारी बात गांव वालों को बता देता है। परंतु सभी गांव वाले उसका मजाक बनाते हुए उससे बोलते हैं, अरे ओ चपरासी काका, लगता है तुमने कल रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी।
तभी तो आज सुबह से ही बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अपने गांव के बाहर अंडे बेचने वाली चुड़ैल जो अंडे देती है। अरे भला कभी कोई चुड़ैल अंडे दे सकती है? अरे हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चपरासी काका, इसलिए हम गांव वाले आपसे कहते हैं इतना मत पिया करो। आपका काम है हम गांव वालों की देखभाल करना, गांव की चौकीदारी करना, ना कि नशे में धुत रहना। अरे पर मैं सच बोल रहा हूँ, और कल रात को तो मैंने पी भी नहीं। आखिर मेरी जोरू ने मुझसे कसम जो ली है, अगर मैंने अब शराब को हाथ भी लगाया तो वो मुझे जान से मार देगी। मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों और इन छोटे छोटे कानों से सुना है, वो चुड़ैल बोल रही थी कि वो जितने आदमियों को मार कर खाएगी अगली रात उतने ही अंडे देगी, और इस तरह से वो अपनी खुद की एक सेना तैयार करेगी। इस तरह से वो चपरासी सभी गांव वालों को पूरी बात बताता है, परंतु कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब इसी तरह से एक एक करके गांव से हर आदमी कम होने लगता है और वो चुड़ैल इसी तरह से हर रोज रात को लोगों को अपना शिकार बनाती है और अंडे देकर अपने अंडों को जमा करने लगती है। जब ये घटना धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो सभी गांव वालों को चपरासी की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद सभी गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें वो सारी बात बताते हैं, जिसके बाद बाबा गांव वालों से बोलता है, अगर ऐसा है तो हम सभी गांव वालों को मिलकर उस चुड़ैल से पहले उस चुड़ैल के अंडों को खत्म करना होगा, क्योंकि वो इस गांव के 50 से भी ज्यादा लोगों को मार चुकी है, और इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इसके दुगने अंडे रखे हैं। अगर वो सारे अंडे आने वाली पूर्णिमा की रात को फूट गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं बाबा जी, अगर हमने चपरासी काका की बात उस दिन मान ली होती तो अपने गांव से इतने लोग कम नहीं हुए होते और ना ही वो चुड़ैल इतने अंडे दे पाती। परंतु बाबा, अब बिना कोई देरी किए हमें कोई कठोर कदम उठाना होगा। आज रात को ही हमें उस चुड़ैल को और उसके सभी अंडों को खत्म करना होगा। इस तरह से अब सभी गांव वाले एकजुट हो जाते हैं, जिसमें से किशन नाम का एक व्यक्ति रात के समय उस चुड़ैल के पास जाता है और उससे अंडे ले लेता है। परंतु अंडे ले जाने के 10 मिनट बाद वो आदमी दोबारा आता है और चुड़ैल से बोलता है, अरे बहन, ये तुमने मुझे कैसे बेकार अंडे दे दिए हैं, ये तो पानी में डूब ही नहीं रहे। मेरी बीवी इतनी गुस्से में है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब तुम्हें चलकर मेरी बीवी को मनाना होगा, वरना वो यहाँ आकर तुम्हारे सभी अंडे फोड़ देगी। किशन की ये बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उसके घर और उसकी बीवी को मारने के लिए चल पड़ती है, और इसी बात का फायदा उठाकर सभी गांव वाले चुड़ैल के अंडे के पास जाते हैं और उसके सभी अंडों को चोरी कर लेते हैं। तो वहीं जब किशन चुड़ैल को गांव के अंदर ले जाता है तो बाबा उसे एक घेरे में बंद कर देते हैं और उसके सामने उसके सारे अंडे रखकर बोलते हैं, चुड़ैल, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब तुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। बाबा की ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विकराल रूप ले लेती है और हवा में उड़ने लगती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिस वजह से गांव के सभी लोग हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं। परंतु बाबा अपनी जगह से नहीं होते और चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। जिसके बाद बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल के ऊपर भभूत डालते हैं, जिससे चुड़ैल और उसके अंडे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से शांति का जीवन जीने लगते हैं।